हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, आज का सेशन आप लोगों के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं। जो भी आपके पास एम्स, ऐसे बच्चे जो एम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं कि सर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें या कौन कौन से क्वेश्चंस केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी का सॉल्यूशन बेटा यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ आप लोग देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि जिन चैप्टर्स को आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, इनको आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जो भी नोट्स आपको बनाने, सारे के सारे नोट्स यहाँ पर फॉर्म करने हैं। जो फॉर्मूले वाले चैप्टर हैं, यानी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स के जो जितने भी फॉर्मूले आपके बनते हैं उसको नोट डाउन करना है और क्वेश्चंस को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सॉल्व करना है। कहने का मतलब यहाँ पर जितने चैप्टर मैंने लिस्ट किए हैं, उन सभी के सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बच्चों, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे आपके इस एग्जाम की जर्नी को सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने लिखा है बेटा, ये चैप्टर आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रुकिएगा, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऊष्मागतिकी की बात करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आपके पास हो गया, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। तीसरा आपके पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर है बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं रहने वाले, बहुत ही सिंपल टॉपिक से आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, अगले और चैप्टर्स की कुछ बात करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपके पास होगा, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है। देन आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, फिर आईयूपीएसी नेमिंग, इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको प्रिपेयर करनी है, अगर आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, तो वो लोग क्या काम कर सकते हैं, जितने भी चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी के बेसिस पर दे रखे हैं, उन सभी चैप्टर्स में से जो आपके पास नेमिंग रिएक्शन, यानी कि जिस किसी साइंटिस्ट के नाम से वो रिएक्शन अगर दे रखी है, तो उस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है कि रिएक्टेंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएजेंट क्या होगा, बस इतनी ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उन हर एक नेम रिएक्शन की मैं बता रहा हूं। ठीक, तो अब यहां पर देखो, अब आपके मन में ये भी डाउट्स आते होंगे, सर मैंने चैप्टर को, मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली, बहुत सारी चीजों को रिवाइज कर ली, अदर बुक्स फॉलो कर ली, मतलब पूरी तरीके से आप तैयार हो चुके, लेकिन फिर भी आपके मन में कंफ्यूजन है कि क्या सर जो भी मैंने पढ़ा है, क्या वो वाकई में सफिशिएंट है हमारी सिलेक्शन को कराने के लिए, है ना। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास ये आता है कि आपको ये आइडिया भी होना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, या हर एक चैप्टर से कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा जहां से क्वेश्चंस को हमेशा के लिए, या जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, है ना। तो जिससे कि आप लोग और ज़्यादा क्लियर आउट हो सकें कि नहीं सर ये नहीं, मुझे जब मैं रिविजन करूँ तो मुझे इस टॉपिक पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है, ताकि हमारा सिलेक्शन वहाँ पर रुके ना, किसी भी तरीके से हिंड्रेंस ना आए। ठीक है, तो आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस को भी यहां पर मैं देख लेना चाहता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बट क्वेश्चंस फिलहाल देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बेटा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, कार्नोट इंजन पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको एफिशिएंसी की बात की गई, कार्नोट इंजन इतनी किलो कैलोरी हीट लेता है रिजर्वायर से और सिंक को देता है इतने टेम्परेचर पर। आपको पूछा गया कि वर्क डन क्या होगा, है ना। तो अगर आप लोगों ने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा है तो जरूर से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये जो टॉपिक है किस चैप्टर से है, तो ये आपके पास बेटा थर्मोडायनेमिक्स से होगा। बेटा किससे है, थर्मोडायनेमिक्स से है, यानी कि ऊष्मा गतिकी से है भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर देखिए, फिर आपके पास थर्मो से पूछा गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थर्मो, है ना। ऊष्मा गतिकी से आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप देखेंगे ना, यहां पर जितने चैप्टर्स मैंने लिस्ट किए हैं बेटा, वो सभी के सभी चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तरीके से केमिस्ट्री की बैकबोन है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, रिवीजन प्रॉपर करना है। जिन बच्चों ने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेहतर बात है, लेकिन जिन बच्चों ने कम पढ़ा हुआ है, या फिर जो ऐसे चैप्टर्स को तलाश रही हैं जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उन सभी चैप्टर्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दी कौन कौन चैप्टर होंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर हमेशा से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया थर्मो से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आपसे पूछा गया, इज द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स। ये आपसे पूछा गया, ये आपका वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखें,
देखिए अब देखिए स्टील ऑफ बॉल मास है ना, बॉल आप स्टील बॉल दे रखी है, उसका मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछेगी है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है ये किस चैप्टर से रिलेटेड है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर संबंधित है, इसको आपको पढ़ना है। अगला देखें, कोवलेंट सॉलिड के बारे में पूछा गया, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मोलैलिटी के बारे में पूछा गया, अब ये आपके पास चाहे आप सॉल्यूशन चैप्टर से मान लें, विलियन चैप्टर है, या फिर आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से मान लें। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स में यहां पर मैंने बता दिए बेटा, इन चैप्टर्स के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, तो इनको आपको जरूर से प्रिपेयर करना है, ठीक। तो ये हो गया। अगली बात करेंगे, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आपसे पूछा गया है। अगला देखो, इन विच ऑफ द, देखिए डाइपोल मोमेंट यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई, रासायनिक आबंधन से पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो आयरन किस में कंटेन नहीं है वो आपसे पूछा गया, और से पूछ लिया गया है। अब देखिए यहां पर कुछ नेम रिएक्शंस आपके पास है, ये एनसीईआरटी अगर आप जब रीड करेंगे तो डायरेक्टली एनसीईआरटी पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आपसे पूछा गया, एप्लीकेशन पार्ट ही बेटा यहां पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ये है, ये आपके पास ये भी दे रखा है। ये देखो फिर से आपका थर्मोडायनेमिक्स से आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो ये किससे पूछा गया, वैसे तो रिडॉक्स रिएक्शन से है आपका, है ना। तो देखो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी देखिए ऑर्गेनिक से आपके पास आ गया है, ठीक है। अगला देखें, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप देखेंगे जितने चैप्टर मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट, देखिए हेनरीज लॉ आपके पास आ गया, सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है। अब देखो इसको अरेंज कर ली, ये भी कोऑर्डिनेशन संबंधित है। ये देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो आप ऑर्गेनिक का मतलब ये आप समझ पा रहे हैं ना कि यहां पर जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं बेटा, टू द पॉइंट बात मैं करता हूं, ठीक है। जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करना है, इस पर जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो एग्जाम की प्रैक्टिस है बेटा वो बहुत अच्छी हो पाए, निश्चित प्रैक्टिस आप लोग कर पाए कि जहां से मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो ही पाए, है ना। क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है कि आप उसी क्वेश्चन में फंसे रह जाएं, भाई ऐसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं करना है कि हमसे बहुत इजीली हो जाए क्वेश्चंस, यानी कि आपको एक लेवल मेंटेन करना होगा, एग्जाम का जो भी लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के हमें तैयारी करनी होगी, ताकि क्वेश्चंस आप हर टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कर पाए, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा गया, देखो ये फिर आपसे पूछ लिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित आपके पास ये चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ चैप्टर्स थे। तो कंक्लूजन आपके पास क्या है, कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा निष्कर्ष क्या है कि आपके सामने कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कौन कौन से हैं वो चैप्टर, देखिए 4 चैप्टर यहां पर हैं आपके सामने, और कुछ 4 चैप्टर आपके सामने यहां पर है। तो टोटल की अगर मैं बात करूं बेटा, टोटल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टोटल में आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स है बेटा, टोटल 8 चैप्टर है। ये कौन से चैप्टर बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये मत समझना आप लोग कि मैंने यहां पर ये चैप्टर बता दिए तो बाकी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से कुछ ज्यादा ही चीजें पूछी आ रही है। बात समझ में आ रही है। तो सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूरे सिलेबस थ्रू आउट जितना भी आपके पास सिलेबस है उस सिलेबस से ही क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। लेकिन इन चैप्टर्स को आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, इनका रिवीजन आप बहुत ज्यादा कर लीजिएगा, इस तरीके से आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब कुछ समस्या आपके सामने ये भी आती है कि सर इन चैप्टर्स के बारे में आपने बताया, बट इन चैप्टर को पढ़ें कहां से, पढ़ना कहां से। पहली बात तो ये है कि आपको इन चैप्टर की दोनों चीजों की बात करनी है, जितने भी चैप्टर आपके पास हैं उन सभी चैप्टर्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा बेटा। तो आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी होगी, थ्योरी प्रिपेयर करनी होगी, देन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी की प्रिपरेशन करनी है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है बेटा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है। टोटल आपके पास 8 चैप्टर रहने वाले, थ्योरी प्रिपेयर कीजिए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। अब सवाल ये आता है कि सर थ्योरी प्रिपेयर कहां से करें, या तो आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी के लिए मेन चीज क्या रहती है कि सोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने। तो देखिए जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो करने को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल्फ स्टडी के दौरान आपको फोकस रहना पड़ेगा, खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल, आसान, मतलब बहुत ज्यादा ये कह लीजिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप बनाना चाहें तो सारा खेल दिमाग का है, बट फिर भी जब आप थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में आप के मन में डाउट आएगा सोर्स क्या फॉलो करना है। तो एक तो मेजर सोर्स आपके पास जो
सभी टीचर्स बताते हैं एनसीईआरटी बुक, है ना, फॉलो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है। लेकिन एक बात और, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना ही सब कुछ नहीं है, उसको समझना भी है, यानी कि उसमें जो चीजें आपको दे रखी हैं उससे एक्सट्रैक्ट करना है जो भी नॉलेज आपको दे रखी है, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, यानी कि आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग से जुड़े, किसी भी संस्था से जुड़े, इंस्टीट्यूट से जुड़े, तो उनके शेड्यूल को, उनके सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप कोई भी सोर्स फॉलो करें, कोई भी सोर्स फॉलो करें, बस आपको उसी पर स्टक रहना होगा, यानी कि थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान आपको उस चीज़ पर ट्रस्ट करना होगा कि हाँ जो भी टीचर्स हमें बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो थ्योरी है, जो एमसीक्यू है, वो सभी के सभी जेन्युइन है, टू द पॉइंट आपको बताई जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रस्ट करना हो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि आप वैसे आप देखेंगे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए आपको किसी एक फैक्टर पर स्टक होकर अपनी प्रिपरेशन को बस बूस्ट करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपके पास होगी थ्योरी, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो कर लेनी है, जो बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ जब आपकी थ्योरी प्रिपेयर हो जाए तो उसके साथ आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, अगर टेस्ट सीरीज कहीं अवेलेबल है तो टेस्ट सीरीज भी जरूर से दें, क्योंकि यहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट डिसाइड होगा कि कैसे आप प्रत्येक चैप्टर पर कितना टाइम दे पा रहे हैं, कितनी चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं, कितनी चीज़ें सही हो रही हैं। कहने का मतलब एक टेस्ट सीरीज या फिर जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से पूरा एनालिसिस आपके सामने आ जाता है कि इतने क्वेश्चंस मैंने किए, उसमें से इतने सही हुए, इतने गलत हुए, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपको जो आपने सिली मिस्टेक्स इनको बोलते हैं ना, कि आप करना चाह रहे थे बिल्कुल सही, आपने कहा नहीं ऑप्शन बी ही होगा, बट आपने ऑप्शन ए मार्क कर दिया। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक से भी आपको बचना है। उससे बचने का तरीका क्या है, थ्योरी एक बार प्रिपेयर कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस हो सकते है उतना प्रैक्टिस कीजिए, टाइमली रिवीजन करना है बेटा, टाइम टू टाइम आपको रिवीजन भी करना है ना। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो बेटा अड्डा की टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। तो नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 के चैनल पर आप जुड़ करके चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास, हर एक टीचर, प्रत्येक टीचर अपनी ओर से बहुत मेहनत करता है आप बच्चों के लिए, तो आप लोग उनके साथ जुड़ के अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।